गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल हाउस ऑफ एम्बिशन। मैं पारुल मैम आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11th का चैप्टर 2 विच इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चैप्टर 1 मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ विच इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अगर आपने नहीं वो चैप्टर देखा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके वो चैप्टर देखिए, बिकॉज इस चैप्टर का थोड़ा बहुत बेस फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर से थोड़ा सा बेस आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, आराम से आपको क्लियर हो जाएगा, फिर आप सेकंड चैप्टर पढ़िएगा। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। आवर चैप्टर इज चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब नाम ने ही बोल दिया दैट वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। याद है आपको? वैसे तो अगर आपने चैप्टर 1 नहीं पढ़ा पर फिर भी कभी 9th में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी होगी। डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी ने क्या बोला था कि जितना भी मैटर होता है, मैटर कहने का मतलब वो चीज़ जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है और इसके पास कुछ मास होता है, मैटर जो होता है वो सारे मैटर एक टाइनी पार्टिकल्स से बने हैं। उन टाइनी पार्टिकल्स का नाम उन्होंने क्या दिया? उन टाइनी पार्टिकल्स का नाम उन्होंने दिया एटम। ठीक है, एटम जस्ट लाइक सेल, जैसे मैंने बताया था आपको, जैसे एक पूरी हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक फंक्शनल यूनिट सेल होता है, इसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसी तरह एक नॉन लिविंग थिंग का मैटर का बेसिक यूनिट जिससे वो जोड़ जोड़ के बना है वो होता है एटम। एटम कभी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब अगर ऐसा नहीं अकेले आपको एटम घूमते दिख जाएंगे। एटम हमेशा ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं। हमने पढ़ा था ना, एटम कभी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, एटम हमेशा किस में एग्जिस्ट करते हैं? ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं। उस ग्रुप का नाम क्या होता है? मॉलिक्यूल्स। एटम के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे H2, जैसे H2, O2, N2। ध्यान से देखो, H2 2H एटम है, O2 2O एटम है और N2 2N एटम है। ठीक है, तो 2N एटम है, 2O एटम है, 2H एटम है। हर चीज़ में एटम दो दो हैं, कहीं सिंगल एटम की बात तो हो नहीं रही है। हम तो जानते हैं हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, तीनों गैस हमारे एटमॉस्फेयर में है। तो ध्यान से देखो, सब ग्रुप में है। 2 हाइड्रोजन एटम का ग्रुप H2, 2 ऑक्सीजन एटम का ग्रुप O2 और 2 नाइट्रोजन एटम का ग्रुप N2। तो ये जो ग्रुप में, जब भी एटम ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं उन्हें बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। दीज आर नोन एज मॉलिक्यूल्स एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज एलिमेंट्स। एलिमेंट्स बताया था ना, जो सेम एटम से बनते हैं दैट इज एलिमेंट्स, जो डिफरेंट एटम से बनते हैं जैसे CO2, H2O, डिफरेंट एलिमेंट से बन रहे हैं ना मिलकर, दीज आर नोन एज कंपाउंड्स। चलिए, ये सब बातें तो हम पहले कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एटम के बारे में। डाल्टन ने बोला था कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा लिमिटेशन था डाल्टन का। डाल्टन ने कहा एटम इज इनडिविजिबल। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू, एटम इज डिवाइडेड इनटू 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स। नॉट कैन बी, एटम इज डिवाइडेड इनटू 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स। These सबएटॉमिक पार्टिकल्स, एटम 3 सबएटॉमिक पार्टिकल उसके अंदर है। एटम को हम तोड़ेंगे तो एटम से 3 सबएटॉमिक पार्टिकल, एटम के अंदर से 3 पार्टिकल्स निकलेंगे। वो 3 पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन विद अ माइनस चार्ज, प्रोटॉन विद अ प्लस चार्ज, प्रोटॉन का P से याद रखो, P प्रोटॉन, P से प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज होता है इस पे। इलेक्ट्रॉन E, इसे हम स्मॉल लेटर E से डिनोट करते हैं। प्रोटॉन P, हम इसे P से डिनोट करते हैं, P प्लस चार्ज। और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, कोई चार्ज ही नहीं होता, तो 0 चार्ज, इसे हम स्मॉल लेटर N से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल है। सब एटॉमिक पार्टिकल कहने का मतलब क्या होता है? ये तीनों जो है एटम के अंदर रहते हैं। तो याद है डाल्टन ने क्या कहा था? एटम इज इनडिविजिबल। तो ये बात तो गलत हो गई ना, बिकॉज एटम इज डिवाइडेड इनटू 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये बात तो पता चल गई। पर एक बात हमेशा रखना, सिर्फ ये एक नहीं होते हैं, ये डिपेंड करता है एटम का एटॉमिक नंबर पे। एक और बात इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे, एटम का एटॉमिक नंबर जितना होता है उसके पास उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके बारे में हम डिटेल आगे पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर टॉपिक में, कि एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है, एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स एटॉमिक नंबर से नहीं मिलता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हो गए। अब क्वेश्चन ये आ गया कि एटम के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है। चैप्टर का नाम भी यही है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम।
तो चैप्टर का नाम स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये बोल रहा है कि एटम के अंदर 3 सबएटॉमिक पार्टिकल है, चलो ये बात तो समझ में आ गई। बट एटम के अंदर सॉरी एटम के अंदर 3 पार्टिकल किस तरह सजे हुए हैं, ऊपर नीचे हैं, आगे पीछे हैं, गोल में हैं, किस तरह सजे हुए हैं, ये क्वेश्चन आ गया। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या करा, बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपने अपने अटेम्प्ट्स लिए, अपने अपने मॉडल बनाए एटम का स्ट्रक्चर देने के लिए। ठीक है, सबसे पहला मॉडल देने वाले कौन आए थे, थॉमसन, जे थॉमसन, नाम भी सुना होगा। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। जे थॉमसन सबसे पहले आए अपना मॉडल लेके, स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा होगा उनके हिसाब से। ठीक है, उनके मॉडल का नाम होता है वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल। जे थॉमसन के मॉडल का नाम क्या था, वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल। क्या सबसे पहले कौन आए, जे थॉमसन। जे थॉमसन के मॉडल का नाम क्या था, प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। ये दूसरा नाम होता है, दूसरा नाम क्या था, वाटरमेलन मॉडल, वाटरमेलन मॉडल। वैसे तो ये 9th में पढ़ा हुआ है, पर मैं एक क्विक रिकैप दे देती हूँ। पहले मॉडल, पहले सबसे पहले जे थॉमसन ने मॉडल दिया, फिर उनके मॉडल में कुछ प्रॉब्लम आ गई, फिर उनके बाद रदरफोर्ड आए अपने मॉडल लेके, फिर रदरफोर्ड के मॉडल में भी कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ लिमिटेशन निकल आ गई। उसके बाद आए नील बोर अपना मॉडल लेके, नील बोर के मॉडल में भी जब लिमिटेशंस आ गई, फिर फाइनली हमने क्वांटाइजेशन टॉपिक पढ़ा, विच इज अ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो आपके लिए न्यू 11th क्लास का चैप्टर है। जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया था और रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था, उसका मैक्सिमम क्या पूरा का पूरा पार्ट आप 9th में पढ़ चुके हो। ऐसा नहीं कि मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले किसने मॉडल दिया, जे थॉमसन ने, फिर रदरफोर्ड ने, फिर आ गए नील बोर की लिमिटेशन से डी ब्रोगली आ गए थे। डी ब्रोगली के बाद क्वांटाइजेशन टॉपिक आ गया। सर मैम तो सबसे पहले मॉडल किस चीज़ का मॉडल दे रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम अंदर से दिखता कैसे है, सबसे पहले इसकी बात किसने करी है, सबसे पहले इसकी बात करी है जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने एक और काम करा था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। जे थॉमसन के मॉडल का नाम है प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन। जे थॉमसन ने कहा, सपोज करो आपने वाटरमेलन से बीच से काट लिया। जे थॉमसन ने कहा जब आप वाटरमेलन को बीच से काटोगे ऐसे करके, तो बीच में जब बीच से काटोगे तो बाकी तो रेड पार्ट होता है, बीच में ये ब्लैक बीज लगे होते हैं। ठीक है, ब्लैक बीज लगे होते हैं। ये जे थॉमसन ने वाटरमेलन को बीच से काट दिया, बीच से ऐसे स्लैश कर दिया। गेम खेला है ना वो आप, जो एक निंजा वाला गेम होता है स्लैश करने वाला काइंड ऑफ, तो बीच से हमने वाटरमेलन को काट दिया। जब बीच से काटेंगे तो ब्लैक बीज आएगा, बीच में रेड पार्ट होता है। तो उसने कहा ये जो ब्लैक बीज है इसे प्रोटॉन मान लो, और जो रेड पार्ट है इसे इलेक्ट्रॉन मान लो। उसने कहा हम अब जब भी बीच से काटते हम देखते हैं रेड और ब्लैक पार्ट इक्वली यूनिफॉर्मली डिवाइडेड। यूनिफॉर्मली कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि कहीं पे ब्लैक पार्ट ज़्यादा है, कहीं पे रेड पार्ट ज़्यादा है, सब कुछ बराबरी से डिवाइडेड है, उसे बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिवाइडेड। तो थॉमसन ने भी यही कहा, थॉमसन ने कहा कि इसमें जैसे ब्लैक सीड्स और रेड पार्ट यूनिफॉर्मली डिवाइडेड है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी होते हैं, वो यूनिफॉर्मली डिवाइडेड होते हैं। उसके कहने का ये मतलब था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं एक एटम में। ठीक है, उसने क्या बोला कि वाटरमेलन में, अब प्लम पुडिंग क्या होती है, पुडिंग खीर की बात करी उसने। खीर को देखा है ना, खीर में हम ड्राई फ्रूट्स, चावल और दूध डालते हैं, और फिर जब उसे सजा के रखते हैं एकदम इक्वली डिवाइडेड लगता है ना सब कुछ, कई ड्राई फ्रूट्स दिख रहे हैं। तो उसने कहा पुडिंग की तरह या वाटरमेलन की तरह होते हैं एटम। एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स यूनिफॉर्मली डिवाइडेड, ये वर्ड याद रखना, यूनिफॉर्मली डिवाइडेड होते हैं। यूनिफॉर्मली डिवाइडेड होने का मतलब क्या है, इक्वली डिवाइडेड होते हैं, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। ये बात किसने कही थी, जे थॉमसन ने कही थी। चलो ठीक है, तो जे थॉमसन ने अपना यही मॉडल लेके पहुंच गए। वो आपको पता है ना, आपने देखा होगा बहुत मूवीज़ में, बहुत मूवीज़ छोड़ो, सबसे कॉमन मूवी है रोबोट मूवी। रोबोट मूवी देखिए ना, रोबोट मूवी में क्या होता है, उसमें क्या दिखाया था उसने कि जब वो अपना मॉडल बना लेता है, अपना रोबोट बना लेता है, तो अपने रोबोट को लेके जाता है बड़े वाले साइंटिस्ट के अप्रूवल लेने के लिए कि मैं इसको डिस्कवरी का नाम दे सकता हूँ कि नहीं, इसको मैं आगे बढ़ा सकता हूँ कि नहीं। तो साइंटिस्ट के साथ भी यही होता है, वो अपने मॉडल को लेके दूसरे साइंटिस्ट के पास जाते हैं, क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे, उसमें मूवी में भी दिखाया था, उससे क्वेश्चंस किए गए थे रोबोट से। तो क्वेश्चंस होते हैं, अगर क्वेश्चंस में पास हो गया तो डिस्कवरी बन जाएगी, तो मॉडल को वहीं बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो थॉमसन भी गए, थॉमसन भी अपने वाटरमेलन मॉडल को लेके पहुंच गए दूसरे साइंटिस्ट के पास। तो जब थॉमसन गए वहाँ पे,
तो थॉमसन से पूछा गया कि आपने बोला इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यूनिफॉर्मली डिवाइडेड है। यूनिफॉर्मली डिवाइडेड करने का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है। इसका मतलब क्या हुआ, जितने माइनस चार्ज है उतने ही प्लस चार्ज है। ठीक है, अगर माइनस चार्ज और प्लस चार्ज बराबर हो जाए, +5 और -5, 0 आंसर आएगा ना। इंटीजर्स पढ़े हैं ना आपने, +5 और -5, आंसर क्या आएगा, 0। मतलब थॉमसन के हिसाब से एक एटम पूरा न्यूट्रल होता है। एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है, सोच रहे न्यूट्रल का मतलब जिस पर कोई चार्ज नहीं है। और थॉमसन ने भी ये कहा कि प्लस चार्ज हमेशा माइनस चार्ज के बराबर होते हैं, माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हमेशा प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं। तो थॉमसन ने कहा एटम एज अ होल, एटम पूरा न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये मॉडल लेके जब वो गए तो वहाँ पर रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट थे जिनने सेकेंड मॉडल दिया था। उन्होंने कहा ठीक है, आपने ये बात बताई, पहली बात तो आपने न्यूट्रॉन्स की बात नहीं करी जिसमें कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब प्लस चार्ज और माइनस चार्ज बराबर, तो एटम पूरा न्यूट्रल हो गया। पर उसने न्यूट्रॉन्स की बात नहीं करी, तीसरे सब एटॉमिक पार्टिकल की बात नहीं करी। दूसरी चीज़, रदरफोर्ड ने क्वेश्चन करा कि अगर मैं इसे अल्फा पार्टिकल्स पास कराऊंगा। अब क्वेश्चन आया अल्फा पार्टिकल्स, तो थॉमसन को कंफ्यूजन हो गया कि क्या क्वेश्चन है ये। रदरफोर्ड ने कहा अगर मैं आपके एटम से अल्फा पार्टिकल्स पास कराऊंगा, अल्फा पार्टिकल्स, तो क्या होगा। रदरफोर्ड ने बोला, तो थॉमसन couldn't एक्सप्लेन, उसने वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। जब वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया तो साइंटिस्ट का तो वो होता है जब क्वेश्चन सारे ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन करने पड़ते हैं तभी जाके वो मॉडल आगे चलेगा। रदरफोर्ड के क्वेश्चन क्या था रदरफोर्ड का कि अगर मैं आपके एटम वाटरमेलन मॉडल से एटम जो आपने कहा है इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोबारा वो होते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उससे अल्फा रेस पास कराऊंगा तो क्या होगा। तो वो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो थॉमसन के मॉडल को यहाँ पे कट कर दिया गया। पर हमें थॉमसन के मॉडल से इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, हमें थॉमसन के मॉडल से इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है, उसने हमें ये बताया जो कि इंपॉर्टेंट है कि एटम एज अ होल, एटम पूरा का पूरा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मतलब माइनस चार्ज और प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली डिवाइडेड होते हैं। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट, जिसने क्वेश्चन करा अब नेक्स्ट उसकी बारी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले कौन थे, नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले जिसने थॉमसन से क्वेश्चन किया दैट वाज रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन किसने किया, रदरफोर्ड ने क्वेश्चन किया। रदरफोर्ड के मॉडल का नाम था गोल्ड फॉयल मॉडल। गोल्ड फॉयल मॉडल, गोल्ड फॉयल मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल का नाम क्या था, गोल्ड फॉयल। थॉमसन के बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इनने करा, इनने अल्फा रेस की बात की थी। अल्फा रेस, अब क्वेश्चन आएगा मैम अल्फा क्या होता है, अल्फा रेस क्या होती है, अल्फा है क्या। अल्फा क्या होता है, सपोज करो हीलियम एटम की बात करते हैं। हीलियम एटम सुना होगा ना, हीलियम एटम, हाइड्रोजन के बाद हीलियम दूसरे नंबर पे आता है। हीलियम एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। ठीक है, हीलियम एटम का एटॉमिक नंबर होता है 2, मतलब इसके अंदर 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपको बताया था जितना एटॉमिक नंबर होता है एटम का, जितना नंबर होता है उतने ही प्लस चार्ज प्रोटॉन होते हैं और उतने माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलो यहाँ तक क्लियर है। मैं आपको बता रही हूँ अल्फा रेस होती क्या है, अल्फा क्या होता है। मैंने सपोज करो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम ने लूज कर दिए मतलब बाहर निकाल दिए। ठीक है, तो हमें पता है जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो आयन बन जाता है। आयन, हीलियम ने 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों बाहर निकाल दिए, लूज कर दिए, तो वो आयन बन गया। तो हीलियम पे कितने का चार्ज है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे उसने, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2+ का चार्ज है। उसके साथ सिर्फ क्या बचा है, प्रोटॉन बचे हैं। तो ये जो He2+ है यही अल्फा होते हैं। और He2+, एक अल्फा पार्टिकल He2+ होता है। अगर बहुत सारे He2+ है तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स है और सबसे क्या बन जाती है, रेज बन जाती है। सबसे क्या बन जाती है, रेस। तो अल्फा रेस क्या होती है, अल्फा रेस हीलियम 2+ से बने हैं। तो अल्फा रेस का नेचर क्या हुआ, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। समझा। तो अल्फा रेस हीलियम 2+ एटम से बने हैं। हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2+ प्रोटॉन बचेंगे। और अल्फा रेस जो होते हैं वो हीलियम 2+ एटम से बने हैं और वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ये याद रखना, ये साइड में लिख लो। हीलियम एटम जो होता है, सॉरी अल्फा रेस जो होती है, हीलियम एटम जो होता है वो +2 यही अल्फा होते हैं। और हीलियम एटम बहुत सारे तो वो अल्फा रेस बनाते हैं। ठीक है, चलो एक बात याद रखना। अब गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट करते हैं। सपोज करो ये मेरा गोल्ड फॉइल है,
ये मेरा गोल्ड फॉइल है, भाई गोल्ड नहीं है बट गोल्ड समझ लो, गोल्ड फॉइल है। मैंने इससे अल्फा रेस पास करा है। क्या पास करा है? अल्फा रेस। मैं नहीं हूँ, मैं अभी इस टाइम मैं रदरफोर्ड हूँ। इस टाइम मैं क्या हूँ? इस टाइम मैं रदरफोर्ड हूँ। मैंने हीलियम से अल्फा रेस पास करा है, राइट। मैंने देखा 3 ऑब्जर्वेशन आए। पहला ऑब्जर्वेशन, बहुत सारे अल्फा रेस सीधी निकल गई, एकदम स्ट्रेट निकल गई बहुत सारी अल्फा रेस। 3 ऑब्जर्वेशन आए रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से। उसने गोल्ड फॉइल है, इसने अल्फा रेस पास कराया, तो 3 ऑब्जर्वेशन आए। पहला ऑब्जर्वेशन आया कि बहुत सारे अल्फा रेस सीधे निकल गए, एकदम स्ट्रेट निकल गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। आपको पता है ना, हम सीधे सीधे भागते हुए कब चले जाते थे? रास्ते में कोई कांटा ना हो, रास्ते में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो यही हुआ अल्फा रेस के साथ। अल्फा रेस गोल्ड फॉइल से एकदम सीधा निकल गया। कहने का मतलब है गोल्ड फॉइल के एटम में, गोल्ड के एटम में बहुत सारा एम्प्टी स्पेस था। एटम में, पहला ऑब्जर्वेशन, एटम में बहुत सारा एम्प्टी स्पेस होता है। डन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बहुत सारी अल्फा रेस सीधी निकल गई, तो एटम में बहुत सारा एम्प्टी स्पेस होता है, बात खत्म हो गई। सेकेंड, मैंने देखा बहुत सारे में से कुछ ऐसी अल्फा रे थी जो सीधी सीधी आ रही थी, यहाँ से ऐसे आई और यहाँ से ऐसे डिफ्लेक्ट करके, बीच में से ऐसे डिफ्लेक्ट करके चली गई। मतलब ऐसे आ रही थी और ऐसे सीधी, मतलब सीधी जाने के बजाय ऐसे डिफ्लेक्ट होकर चली गई, एंगल बना के चली गई। मतलब अगर मैं कहूँ कि ये हमारा एटम है, तो एक अल्फा रे तो सीधी चली गई, ये सीधी वाली अल्फा रे है। कुछ अल्फा रे आई यहाँ से होते हुए और डिफ्लेक्ट करके चली गई, ठीक है। कुछ अल्फा रे क्या हुआ, ये यहाँ से आते आते डिफ्लेक्ट करके चली गई। ये अल्फा रेज है, अल्फा रेज डिफ्लेक्ट क्यों कर गई? अब आप सोचो, मैंने बताया अल्फा रेज कौन से चार्ज है? हीलियम 2+, मतलब पॉजिटिवली चार्ज है। आपको पता है ना कि एक जैसे लोग अगर 2 लड़ाकू मिल जाए तो लड़ाई हो सकती है, वही समझो। सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। बहुत बार सुना है, अपोजिट चार्ज जो होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और जो वो वाला चार्ज होता है लाइक चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करता है। मतलब यहाँ कुछ तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव था, यहाँ पे इसको डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई तो इसने रास्ता क्रिएट कर लिया। वो डिस्टर्बेंस कौन क्रिएट कर रहा है? यहाँ पे है न्यूक्लियस। यहाँ पे कौन है? न्यूक्लियस। अब आप कहोगे मैम न्यूक्लियस में कौन है? और न्यूक्लियस क्या है बच्चा? एटम जो होता है वो एक सोलर सिस्टम की तरह होता है। एटम किसकी तरह होता है? एक सोलर सिस्टम की तरह होता है। सोलर सिस्टम में जैसे बीच में सन होता है, ठीक है, उसी तरह एटम में बीच में होता है न्यूक्लियस और साइड में शेल्स होती हैं, ठीक है। अब जैसे सोलर सिस्टम में बीच में सन होता है, साइड में ऑर्बिट पे प्लैनेट घूम रहे होते हैं, रिवोल्यूशन कर रहे होते हैं, उसी तरह एटम में बीच में न्यूक्लियस होता है सन की जगह। न्यूक्लियस के अंदर 2 इंसान रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन नो चार्ज वाला और प्रोटॉन प्लस चार्ज वाला। और बाहर शेल पे कौन घूम रहा होता है? इलेक्ट्रॉन, विच मीन्स माइनस चार्ज वाला। ये बात याद रखना। तो अल्फा रेज आई, इधर से आई और डिफ्लेक्ट होकर चली गई, विच मीन्स क्या दिखाया कि प्रोटॉन प्लस चार्ज वाला सेंटर यहाँ पे है, तो प्लस चार्ज, अल्फा रेज भी प्लस चार्ज, तो प्लस चार्ज पास आते रिपेल हो गए, दूर चले गए। सो प्रोटॉन की वजह से, इस पॉजिटिव सेंटर की वजह से, क्योंकि पॉजिटिव है ना, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है, पर प्रोटॉन पे तो प्लस चार्ज है ना, तो इस पॉजिटिव सेंटर की वजह से कुछ अल्फा रेज डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। मतलब बीच में कोई ना कोई पॉजिटिव सेंटर है, ये याद रखना। पहला, एटम में बहुत सारा स्पेस होता है, दूसरा बीच में कोई पॉजिटिव सेंटर है। तीसरा ऑब्जर्वेशन देखा हमने कि सब बहुत सारी अल्फा रेज, ये हमारी अल्फा रेज आई थी, हमने देखा बहुत सारी में से एक आध ऐसी अल्फा रेज हुई जो इसे बीच में पड़ी और बीच में एकदम पड़ गई और बाउंस बैक करके वापस आ गई। देखा ना वो ट्रैम्पोलिन झूला ऐसे बाउंस बैक करके वापस आ गई, यही वो अल्फा रेज। कुछ में से एक आध, बहुत मिनिमम ऐसी अल्फा रेज थी, वो बीच में सेंटर में पड़ गई एटम के, गोल्ड फॉइल के एटम के बीच में पड़ गई, और बीच में पड़ते वो बाउंस बैक करके वापस आ गई, ऐसे जंप करके वापस आ गई। कहने का मतलब है वहां आगे जाने का रास्ता नहीं था, मतलब कोई तो प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? न्यूक्लियस इतना छोटा और इतना डेंस होता है, जैसे आप कहीं रास्ते से जा रहे हो, आपको रास्ते में बीच में भीड़ दिखी, बहुत भीड़ है, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, बहुत लड़ाई झगड़ा, कुछ बहुत भीड़ हो रही है। आप अपना रास्ता चेंज कर लोगे ना, या तो मुड़ जाओगे, यू टर्न ले लोगे, ऐसा तो नहीं भीड़ में घुस जाओगे, ऐसा नहीं है ना, ठीक है। तो क्या नाम है, न्यूक्लियस बहुत डेंस मतलब बहुत भीड़ वाला होता है। क्यों भीड़ होती है उसके अंदर? 2 इंसानों की वजह से। वो न्यूक्लियस के अंदर 2 इंसान कौन कौन है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से।
प्रोटॉन प्लस चार्ज, अल्फा रेज भी प्लस चार्ज वाले। तो वो ने सोचा कि मैं ऐसे इस पे अपना सर मारने से अच्छा, रिपेल होने से अच्छा, जैसे मैं यहाँ पड़ा मैं यहाँ अपना रास्ता चेंज कर लेता हूँ। तो अल्फा रेज जब सेंटर में पड़ती हैं, सेंटर में न्यूक्लियस की, तो उसने अपना रास्ता बाउंस बैक कर दिया। विच मीन्स एटम के सेंटर में एक डेंस चीज़ है, भीड़ वाली चीज़ है जो बहुत छोटी है, एटम के मुकाबले, पूरे एटम के मुकाबले बहुत छोटी है। वो बीच में डेंस चीज़ क्या है? न्यूक्लियस। मैं डेंस क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल्स है। कौन कौन से पार्टिकल्स है उसके अंदर? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, यही जो न्यूक्लियस है बहुत छोटा होता है। इसका वॉल्यूम ध्यान से आप देख भी सकते हो, इसका वॉल्यूम, न्यूक्लियस का वॉल्यूम पूरे एटम के वॉल्यूम के मुकाबले बहुत छोटा होता है। मतलब अगर मैं कहूँ कि ये न्यूक्लियस है, अगर बाय द वे ये न्यूक्लियस है, तो इसके 5 किलोमीटर पे पहली शेल बनेगी एटम की। अगर ये न्यूक्लियस है तो इसके 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे पहली शेल बनेगी। समझ में आया? आप कहोगे मैम 5 किलोमीटर तो हम देख सकते हैं, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ छोटे के फॉर्म में। तो न्यूक्लियस इतना छोटा होता है पूरे एटम के मुकाबले, न्यूक्लियस का वॉल्यूम बहुत कम होता है पूरे एटम के मुकाबले। ठीक है, चलो, तो तीनों ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड के कहते हैं। पहला, एटम में बहुत स्पेस होता है। दूसरा, एटम में बीच में एक डेंस चीज़ है। वो डेंस चीज़ कौन है? न्यूक्लियस, जिसके अंदर पॉजिटिव प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तीसरा, एक और बात उसने बोली कि एटम में शेल्स में कौन घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। शेल्स में कौन घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहे हैं? देखा होगा ना बहुत बार, क्या होगा, रस्सी मैं ऐसे करके ये बांधो, मतलब एक रस्सी लो और उसमें पत्थर बांधो और ऐसे ऐसे घुमाओ, तुम देखो वो ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते, जितनी देर तुम घुमाते हो ऐसे ऐसे घुमा के तुम्हारे हाथ की वजह से वो घूमता रहता है। अब सोलर सिस्टम में सन ग्रेविटेशन फोर्स लगाता है प्लैनेट पे घुमाने के लिए, रिवोल्यूशन करने पे। तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? न्यूक्लियस कौन सा फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रॉन को घुमाने के लिए, पकड़ने के लिए? तो इनके बीच में लग रहा है कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक फोर्स मतलब चार्ज की वजह से जो फोर्स आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब चार्ज की वजह से। अब चार्ज कौन दे रहा है? सोचो। चार्ज दे रहा है न्यूक्लियस में से प्रोटॉन प्लस चार्ज, और शेल में कौन दे रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो प्लस चार्ज ने माइनस चार्ज को पकड़ा और उसे घुमा रहा है। मैंने रस्सी बांध के पत्थर को पकड़ा और मैं पत्थर को घुमा रही हूँ, तो मैं हुई पॉजिटिव चार्ज और पत्थर हुआ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज। इनके बीच में धागा जो है वो कौन सा बॉन्ड हुआ? धागा जो हुआ वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ, जिसने उसे घुमा रहा है। तो प्रोटॉन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। उसी फोर्स के से इलेक्ट्रॉन अपने शेल्स में घूम रहे हैं। ऐसे याद रखना, अगर तुम लोग भी देख कर सकते हो एग्जाम्पल, कि अगर तुम हाथ में एक धागा लो और पत्थर बांधो, पत्थर को बांधो इलेक्ट्रॉन, धागे को बांधो, ये पत्थर है, ये धागा है, ठीक है, ऐसे मैं घुमा रही हूँ। कहने का मतलब मैं होगी प्रोटॉन, ये बॉन्ड हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक, और ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन सा है? माइनस चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, जस्ट लाइक सोलर सिस्टम सन की ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से प्लैनेट उसके आगे रेवोल्यूशन करते हैं। डन, सन में आ गया। तो याद रखना ये सब हमने क्या पढ़ा कि एटम एक न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम पूरे एटम के वॉल्यूम के मुकाबले बहुत छोटा होता है। न्यूक्लियस में 2 सब एटॉमिक पार्टिकल रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। एटम में शेल्स होते हैं, ऑर्बिट होते हैं सोलर सिस्टम की तरह, उसमें कौन घूम रहा होता है? इलेक्ट्रॉन्स घूम रहते हैं। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कौन सा फोर्स है जो उसे घुमा रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। क्लियर? चलो, ये भी चले गए अपने मॉडल को लेके, गोल्ड फॉइल मॉडल को लेके थॉमसन की तरह दूसरे साइंटिस्ट के पास। तो दूसरे साइंटिस्ट ने कहा चलिए मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। इनकी लिमिटेशन क्या थी? पहली लिमिटेशन थी ही कुड नॉट एक्सप्लेन द एटम स्टेबिलिटी ऑफ एटम। क्या ये एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए? ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। मतलब जैसे मैं बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, आपको पता है मैंने आपको पत्थर वाला एग्जांपल दिया, मैं ऐसे घुमा रही हूँ, कभी तो मेरा हाथ दुखेगा, कभी तो मेरा हाथ दर्द होगा, जैसे मैं रोक दूंगी तो पत्थर मेरे हाथ में लपेट जाएगा, धागा लपेट जाएगा ना। जब मैं ऐसे पत्थर ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, जब मेरा हाथ दर्द हो जाएगा, कभी तो हाथ दर्द होगा ना मेरा यहाँ से, जब हाथ दर्द होगा मैं हाथ रोक दूंगी तो पत्थर मेरे हाथ में लपेट जाएगा ना। उसने कहा कि आप कह रहे हैं चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, और हमें पता है जब भी कोई अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, मैक्सवेल की जो थ्योरी है, मैक्सवेल की कौन सी थ्योरी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है ना। और तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी जब भी कोई चार्ज पार्टिकल कौन है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन।
जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, घूम रहा है तो एक्सेलरेशन करेगा, घूमता है तो उसमें से एनर्जी निकलती है, और ऑब्वियसली बात है एनर्जी निकलती, उसे तो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, कभी तो एनर्जी खत्म होगी तो उसे तो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, एटम को तो कोलैप्स हो जाना चाहिए, फट जाना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा, एटम स्टेबल कैसे हैं? तो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए एटम की स्टेबिलिटी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल है, जब वो घूमेगा तो वो एक्सेलरेशन करेगा ना, एक्सेलरेशन कर रहा है तो उसमें से वेव्स निकलनी चाहिए, एनर्जी खत्म हो जानी चाहिए और उसे न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। हम घूमते घूमते थक जाते हैं तो हम गिर जाते हैं, हम भी तो चार्ज पार्टिकल है। तो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं करवाया, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। सेकेंड बात, सेकेंड ही कुड नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। समझ, एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है? एटम का स्पेक्ट्रा। ये मैं आपको बाद में नेक्स्ट आगे इसी चैप्टर में टॉपिक है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, तब एक्सप्लेन करूंगी। अभी याद रखना ये दो लिमिटेशन है, पहला रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, सेकेंड रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो उनके मॉडल को भी यहाँ बंद कर दिया गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, क्लास हमेशा याद रखिए चैप्टर बहुत इजी है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है, नील बोर का मॉडल पढ़ना था हमें, पर नील बोर के मॉडल को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे ईएम डुअल नेचर ऑफ, नील बोर के मॉडल को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ ईएम रेडिएशन, ईएम रेडिएशन। उससे भी पहले एक टॉपिक पढ़ना है हमें विच इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। पहले ये पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटम का नंबर सिंपल भाषा में, तो एक एटम का नंबर जो होता है, जैसे हाइड्रोजन का नंबर ले लेते हैं, हाइड्रोजन का नंबर कितना होता है 1। एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? Z से। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z। एंड एटॉमिक नंबर की अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछ ले तो क्या बोलेंगे हम? एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं आप। ठीक है, एक एटम का नंबर, एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं, और एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर भी होता है, और मेन डेफिनेशन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, मेन डेफिनेशन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कह सकते हो, आप कहोगे मैम हम कह क्यों सकते हैं? चलो बात कर लेते हैं। Mg और Mg2+, आपने पढ़ा होगा Mg का नंबर कितना होता है? 12 नंबर है, मतलब इसमें 12 प्रोटॉन्स हैं, 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। चलो ठीक है, Mg2+ का नंबर कितना होगा अभी देखते हैं। Mg2+ कहने का मतलब क्या होता है? इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए हैं, चले गए हैं, तो 12 में से 2 चला गया तो कितना बचा? 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे इसके पास, पर प्रोटॉन तो 12 ही है ना। जितने प्रोटॉन होता है उतना ही एटॉमिक नंबर होता है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर अभी भी 12 रहेगा, 10 नहीं होगा। इसलिए बोला जाता है कि एक एटम, जब तक एटम है, यहाँ पे ये आयन बन गया था, यहाँ पे ये क्या बन गया था? आयन, और यहाँ पे ये क्या था? एटम। जब एक एटम होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स बराबर होते हैं और उतना ही एटॉमिक नंबर होता है। जब अगर एक एटम आयन बन जाता है, ये आयन बन गया, आयन मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, इलेक्ट्रॉन लूज करना या गेन करना आयन बनना होता है। तो जब एक एटम आयन बन जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम या ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम एटॉमिक नंबर को तो चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज एटॉमिक नंबर सोनली डिपेंड करता है प्रोटॉन्स पे। याद रखना कि एक एटम जब आयन बन जाता है तब एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता, क्योंकि एटॉमिक नंबर मेनली डिपेंड किस पे करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे। तो आयन बनने प्रोटॉन्स चेंज नहीं हो रहे ना, गेन और लूज करने पे गेन करेंगे तभी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, लूज करेंगे तभी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। समझ में आ गया? तो एक एटम और आयन में ये डिफरेंस है, और एटम और आयन में एटॉमिक नंबर कभी चेंज नहीं होता, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज नहीं होते। और एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं हम? Z से। डन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा, सब जितने आप सब भूल भटक गए हैं ना 9th का सब कुछ, सब धीरे धीरे सब याद आ जाएगा, तो डोंट टेक टेंशन। चलिए
Z। अब इसके बाद एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को हम A से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर को Z से, एटम में। एक एटम का पूरा मास उसके न्यूक्लियस में होता है। एक एटम का पूरा मास किसमें होता है? उसके न्यूक्लियस में होता है। और न्यूक्लियस में कौन दो जने रहते हैं? न्यूक्लियस में रहते हैं N और P की जोड़ी नहीं, ये तो भूल दिया, N और P रहते हैं। N और P इन्हें बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। इनको मिला के क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। N और P, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला के क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। क्यों न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं? बिकॉज ये न्यूक्लियस के अंदर है। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन है या जितने भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, उन्हें ऐड करते हैं तो मास बनता है, विच इज मास नंबर। इसको हम एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं या मास नंबर बोल सकते हैं, मास नंबर। तो N इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हमेशा एटॉमिक मास देता है और मास नंबर देता है। मतलब कह सकते हैं कि एक एटम का पूरा मास उसके न्यूक्लियस में होता है। और न्यूक्लियस में कौन दो होते हैं? न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिलके ऐड करके पूरे एटम का मास बनता है। इलेक्ट्रॉन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है एटम के मास बनाने में। एटम का मास बनाने में सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का कंट्रीब्यूशन होता है। जब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आपस में ऐड होते हैं तो जो आंसर आता है वही पूरे एटम का मास होता है। इलेक्ट्रॉन का मास ना के बराबर होता है, इसलिए उसे हम कभी एटम के मास में काउंट नहीं करते। इलेक्ट्रॉन सिर्फ चार्ज लेने में, आयंस बनाने में और केमिकल फॉर्मूला बनाने में इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन करने में इंपॉर्टेंट है। पर न्यूट्रॉन्स, एटम का मास, एटम का वजन उसके न्यूक्लियस के अंदर होता है। और न्यूक्लियस के अंदर कौन दो जने होते हैं? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तो जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू A। व्हाट इज A हेयर? A इज एटॉमिक मास या मास नंबर। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज याद रखना, सपोज कोई एलिमेंट दिया हुआ है, सपोज कोई एलिमेंट दिया हुआ है X, कोई एलिमेंट दिया हुआ है X और यहाँ लिखा हुआ है Z और यहाँ लिखा हुआ है A। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है 11 और यहाँ लिखा हुआ है 23। ठीक है, तो जब भी कोई एलिमेंट ऐसे लिखा होता है, ठीक है, तो याद रखना एलिमेंट के सबस्क्रिप्ट में नीचे, सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे, Z एटॉमिक नंबर होता है और सुपरस्क्रिप्ट में, सुपरस्क्रिप्ट मतलब ऊपर, मास नंबर होता है। तो ये कौन सा एलिमेंट हुआ? ये हुआ Na, सोडियम। Na के फुट में उसका एटॉमिक नंबर 11 और उसके ऊपर उसका मास नंबर 23। ठीक है, तो याद रखना Na के फुट में एटॉमिक नंबर 11 और उसका मास नंबर 23। याद रखिए ये बात। ठीक है, अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का मन हो जाए कि मैम मुझे न्यूट्रॉन्स तो निकालना ही है, तो किसी भी एलिमेंट के फुट में सबस्क्रिप्ट एटॉमिक नंबर होता है, सुपरस्क्रिप्ट ऊपर वाला, सुपर ऊपर, तो वो मास नंबर होता है। चलो मुझे ना न्यूट्रॉन्स निकालना है, मेरा मन हुआ न्यूट्रॉन्स निकालने का। मुझे एटॉमिक नंबर गिवन है Z इक्वल टू 11। ठीक है, मतलब Z इक्वल टू 11 है, मतलब कहने का क्या मतलब है? मुझे P भी पता है 11 है। ठीक है, हमें पता ना एटॉमिक नंबर हमेशा नंबर ऑफ न्यू प्रोटॉन्स के बराबर होता है। तो एटॉमिक नंबर 11 तो प्रोटॉन्स भी 11, बात खत्म। मास नंबर A क्या दिया है हमें? 23। A क्या दिया है हमें? 23। तो यहाँ हमने क्या करा, हमें पता है एटॉमिक मास नंबर का फॉर्मूला क्या होता है। देखो याद दिख रहा है आपको, मास नंबर का फॉर्मूला क्या है? मास नंबर इक्वल टू P प्लस N। मास नंबर इक्वल टू P प्लस N। मास नंबर हमें दिया है 23, P प्रोटॉन्स हमें दिए हैं 11, N हमें निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। तो N निकालना है, प्लस 11 को उधर माइनस शिफ्ट कर दो तो वो 23 माइनस 11 हो जाएगा। 3 में से 1 कटा 2, 2 में से 1 कटा 12, तो न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? N इक्वल टू 12। तो किस में? सोडियम में 12 न्यूट्रॉन्स रहे होंगे। जब हमने 12 न्यूट्रॉन्स को 11 प्रोटॉन से ऐड किया तो मास नंबर 23 बन गया। डन। मास नंबर हमेशा ऊपर लिखा होता है, ऊपर सुपर, और सबस्क्रिप्ट नीचे जमीन में कौन लिखा होता है? हमेशा एटॉमिक नंबर। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। डन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? चलिए अब इंपॉर्टेंट चीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज डुअल बिहेवियर ऑफ EM रेडिएशन। EM रेडिएशन, उससे पहले हम EM रेडिएशन जान लेते हैं क्या है। डुअल बिहेवियर मतलब EM रेडिएशन के डुअल नेचर होते हैं, दो नेचर होते हैं, दो नेचर होते हैं, लाइक वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। EM रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के दो नेचर होते हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। पहले हम वेव नेचर के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे EM रेडिएशन क्या होता है। EM रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, नाम अपने आप को बताता है, नाम पहचान बताती है ना। तो नाम EM रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन
कहने का मतलब है ऐसी रेडिएशन जो इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो। मैंने ऐसा हाथ क्यों बनाया, एक ऐसे एक ऐसे। चलो याद है राइट हैंड थंब रूल, आपने एक ऐसा राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था, आप देख सकते हो ये मेरी उंगलियां टेढ़ी हो जाएंगी सर। राइट हैंड थंब रूल आपने 10th में पढ़ा था, राइट हैंड थंब रूल जो आपको फील्ड का, वेव्स का डायरेक्शन बताता है। अब राइट हैंड थंब रूल क्या है, राइट हैंड थंब रूल है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वेव मूव कर रही है और ये परपेंडिकुलर में है मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, वेव मूव कर रही है और उसके परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, वेव जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, प्रोपगेट कर रही है, प्रोपगेट करना मतलब मूव कर रही है, और मैग्नेटिक फील्ड, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। राइट हैंड थंब रूल, थंब राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वेव का प्रोपगेशन, वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, मूव कर रही है, और मैग्नेटिक फील्ड, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तीनों आपस में परपेंडिकुलर कहने का तीनों आपस में 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। चलो मतलब ये काइंड ऑफ ऐसे होता है, ठीक है। दिस इज क्या, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड E, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड B, और दिस इज वेव का प्रोपगेशन, वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है। तो ये तीनों आपस में क्या बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। ये भी 90 डिग्री बना रहा है, इसको भी अगर हम ढंग से देखेंगे ये भी 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। ये आपस में क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो यार अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में 90 डिग्री होते हैं। ये और ये आपस में भी 90 डिग्री, अगर ऐसे जोड़ो तो जोड़, ये देखो ये है ना, अगर ऐसे जोड़ के देखो, ऐसे जोड़ के देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों आपस में 90 डिग्री है। और ये दोनों के दोनों ध्यान से देखो फील्ड के साथ, वेव के साथ भी 90 डिग्री है, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आपस में 90 डिग्री होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव। वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके डायरेक्शन में भी, उसके लिए भी ये 90 डिग्री होता है। ये देखो 90 डिग्री है। डन। समझ में आ गया। तो ये होता है EM रेड, ठीक है। अब पहले हम वेव नेचर समझते हैं। वेव क्या होता है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट मतलब एनर्जी ट्रांसफर करता है, तो वेव बनती है। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल हिल रहा है, तो वो हिल रहा है तो अपनी एनर्जी क्रिएट करेगा, अपनी एनर्जी आगे फेंकेगा, तो उस एनर्जी आगे फेंकने से जो वेव्स बनती है दैट इज वेव, ठीक है। वेव के साथ कुछ टर्म्स फ्री आते हैं, जो टर्म्स पढ़ने पड़ते हैं वेव को पढ़ने के लिए। तो पहले वेव्स बना लेते हैं, ठीक है। तो EM रेडिएशन समझ में आ गया। तो व्हाट इज EM रेडिएशन, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, टू डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। वेव जिस डायरेक्शन में चल रही है उसकी परपेंडिकुलर है। आप एक डांस कर सकते हैं लाइक ऐसे वाला, ये ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है और ये ऐसे 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 से मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच से कौन निकल रही है, वेव निकल रही है, ठीक है। इसे EM रेडिएशन कहते हैं। चलिए अब आ जाओ वेव नेचर। सबसे पहले हम कौन सा नेचर, वेव नेचर। वेव नेचर डिस्कस कर रहे हैं। वेव नेचर डिस्कस करने के लिए मैंने ये बना दिया, इसे डिस्टेंस बोलते हैं, इसे टाइम बोलते हैं, और यहाँ वेव्स बना रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं जो मैं टर्म्स, सबसे पहले वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ को हम वेवलेंथ जानेंगे, इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी जानेंगे, इसको हम न्यू से डिनोट करते हैं, इसे न्यू कहते हैं। यूनिट होती है इसकी हर्ट्ज, मैं अभी सब बताऊंगी, डोंट टेक टेंशन। वेव नंबर जानेंगे, वेव नंबर जिसका आंसर होता है न्यू पे बार इक्वल टू 1 लैम्डा। और टाइम पीरियड होता है इक्वल टू 1/f। 1/f इज 1 फ्रीक्वेंसी। चलो सबसे पहले हम वेवलेंथ जानते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं ये रेस्ट प्लेस है, इसे क्या बोलते हैं, रेस्ट प्लेस। यहां से वेव कितना ऊपर उठी, दिस इज एम्पलीट्यूड, ए इज एम्पलीट्यूड। मैं चुप बैठी थी, मैंने बहुत तेज चिल्लाया, मैंने रेस्ट से कितना ऊपर गई, कितना तेज चिल्लाई, लाउडनेस कितनी ज्यादा हुई। लाउडनेस साउंड चैप्टर 9 में पढ़ा होगा, लाउडनेस कितनी ज्यादा डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड। मैं कितना तेज चिल्लाई, चुप थी, तेज बहुत चिल्लाई, मतलब मेरी लाउडनेस ज्यादा है, लाउडनेस इज एम्पलीट्यूड। जितनी ज्यादा लाउडनेस उतना ज्यादा, जितनी ज्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा लाउडनेस, ठीक है। तो रेस्ट से क्रेस्ट, ऊपर वाले को बोलते हैं, ये जो ऊपर वेव होती है इसे बोलते हैं क्रेस्ट, और जो नीचे वेव होती है इसे बोलते हैं ट्रफ, ठीक है।
रेस्ट से कितना वेव ऊपर उठा, कितना ऊपर उठा और कितना नीचे गया, दिस इज ये एम्पलीट्यूड, ठीक है, दिस इज एम्पलीट्यूड, याद रखना, ए से डिनोट करते हैं। वेवलेंथ, दो सक्सेसिव क्रस्ट जो सामने सामने है, या दो ट्रफ जो सामने, इनके मिडल, इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस दिस, या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस दिस इज वेवलेंथ। जहां एक वेव खत्म हो रही है, टेक्निकली जहां एक वेव खत्म हो रही है, जहां एक पूरी वेव खत्म हो रही है, उनके बीच का डिस्टेंस इज वेवलेंथ। दो क्रेस्ट के, दोनों क्रेस्ट थी, इनके बीच का डिस्टेंस, ये दोनों ट्रफ के बीच का डिस्टेंस इज वेवलेंथ। वेवलेंथ इज नोट बाय लैम्डा, लेंथ है, लेंथ को हम कौन से यूनिट में मेजर करते हैं स्केल में, मीटर, तो वेवलेंथ की यूनिट क्या हुई, मीटर। डन, ठीक है। डोंट टेक टेंशन कि मैम नोट्स मिल जाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवल पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में इट कैन बी 1 सेकेंड, पर यूनिट टाइम इट कैन बी 1 मिनट, तो नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवल इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम ये ऐसे बना है, ऐसे करके, इसे हम बोलते हैं न्यू से डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज, ठीक है। वेव नंबर इज द वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ, वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ। वेव नंबर को होता है न्यू पे बार, और 1/λ इसकी फॉर्मूला होता है, 1/λ फॉर्मूला होता है। टाइम पीरियड, एक वेव ने ट्रैवल करने में कितना टाइम लगाया, एक वेव में ट्रैवल करने में कितना टाइम लगाया, दैट इज देयर टाइम पीरियड। एंड टाइम पीरियड हमेशा फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 1/f, 1/फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वेवलेंथ लैम्डा से नोट करते हैं, मीटर। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज से डिनोट कर, न्यू से डिनोट करते हैं, और क्या नाम है, हर्ट्ज, उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। वेव नंबर न्यू पे बार मतलब लाइन बाई, और 1/λ फॉर्मूला है। और टाइम पीरियड, एक वेव ने ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, दैट इज टाइम पीरियड। फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। क्लियर है यहाँ तक। ये एम्पलीट्यूड, रेस्ट से कितना क्रस्ट ऊपर गया, या रेस्ट से कितना ट्रफ नीचे आया, कितना ऊपर गया कितना नीचे आया, ये जो मैग्नीट्यूड होता है इसे एम्पलीट्यूड से कहते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। वेव नेचर हो गया, वेव नेचर के हमें टर्म्स पता चल गया, हमें मेनली याद रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसे रब कर देती हूँ। ठीक है, आगे बढ़े। अब मैंने आपको क्या बताया कि पहले एक चीज़ एग्जांपल देख लीजिए। जो वो होती है ईएम रेडिएशन, जो होती है ईएम रेडिएशन, जब भी हम क्या नाम है, आपने देखा होगा जब हम प्रिज्म पढ़ा था ना आपने, प्रिज्म को जब हम वाइट लाइट को हम प्रिज्म से पास करते थे वो 7 कलर्स में टूट जाती है, ठीक है। ये 7 कलर्स क्या थे, विबग्योर थे। आपने 10th में पढ़ा होगा डिस्पर्शन टॉपिक में, कि जब हम प्रिज्म में से वाइट लाइट पास करते हैं तो 7 कलर में टूट जाती है। वो 7 कलर्स क्या होते हैं, विबग्योर। और यहाँ जो 7 कलर्स का बैंड जो बनता है यहाँ पे, उसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इस पर, स्पेक्ट्रम। तो जब भी एक एटम लाइट अब्जॉर्ब करती है, और जब लाइट अब्जॉर्ब करती है और वो लाइट को जब वापस फेंकती है, तो लाइट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज में चल जाती है। और डिफरेंट फ्रिक्वेंसी से जो बैंड बनता है उस बैंड को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस बैंड को, स्पेक्ट्रम। चलो ये तो जस्ट समझा, ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। इसी तरह ईएम स्पेक्ट्रम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें रेंज दी होती है एक्स रे, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, फिर बीच में विजिबल रे होगी, फिर आगे जाके क्या नाम है, कौन सी रे होगी, माइक्रोवेव, सबसे लास्ट में रेडियो वेव होगी। एक बात हमेशा रखना, फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इनवर्सली। ये समझा देती हूँ मैं आपको, ये देखो, ये ऐसी एक वेव है, ठीक है, और ये ऐसी एक वेव है। चलो इसकी वेवलेंथ को हम λ1 मान लेते हैं, इसकी वेवलेंथ को हम λ2 मान लेते हैं, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी को हम λ1 मान लेते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी को हम λ2 मान लेते हैं। मैं ये प्रूफ करके दिखा रही हूँ कि लैम्डा, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है। ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ तक का डिस्टेंस ले लूँ, यहाँ तक का, इसका भी यहाँ तक का डिस्टेंस ले लूँ, ध्यान से देखो, सॉरी डिस्टेंस यहाँ तक का सेम डिस्टेंस हो गया ना दोनों का सपोज करो दोनों का 1 सेकेंड यहाँ खत्म हो रहा है, इसका भी 1 सेकेंड यहाँ खत्म हो रहा है, और इसका भी 1 सेकेंड यहाँ खत्म हो रहा है। टाइम ले लिया मैंने, 1 सेकेंड लो। मैंने देखा पहले वाले केस में सिर्फ एक ही वेव हो पाई 1 सेकेंड में, पहले वाले केस में सिर्फ एक ही वेव हो पाई 1 सेकेंड में। सर मैं मतलब एक ही वेव हो पाई।
और वेवलेंथ ज़्यादा है। दूसरे वाले केस में 1 2 3 4 1 2 3 3 वेव्स हो पाई, मतलब यहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स इन पर यूनिट टाइम। टाइम दोनों के लिए सेम था, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, यहाँ सिर्फ एक ही वेव हो पाई, फ्रीक्वेंसी कम है। यहाँ बहुत सारी वेव हो पाई, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मतलब ν2 सेकेंड केस की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है फर्स्ट केस से। क्लियर? यहाँ एक ही वेव हो पाई, 2 ही वेव बनी, फ्रीक्वेंसी कम है। यहाँ 1 2 3 4 वेव बनी है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी होता क्या है? नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवल इन पर यूनिट टाइम। टाइम दिया 1 सेकेंड दोनों का, 1 सेकेंड, और इसमें फ्रीक्वेंसी कम थी, इसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी। ध्यान से देखो, यहाँ वेवलेंथ बड़ा है, यहाँ वेवलेंथ बड़ा, छोटा है। वेवलेंथ क्या होता है? 2 क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस। ये 2 क्रेस्ट है, इनके बीच का डिस्टेंस। यहाँ 2 क्रेस्ट है, इनके बीच का। यहाँ वेवलेंथ बहुत बड़ा है और यहाँ वेवलेंथ बहुत छोटा है, मतलब λ1 फर्स्ट केस का वेवलेंथ बड़ा है और सेकंड केस का फ्रीक्वेंसी बड़ा है। तो हम कह सकते हैं अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम, विच इज दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम, मतलब फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगा, नंबर ऑफ वेव्स बढ़ेगी तो वेव का लेंथ कम होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, मुझे ये फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इन्वर्सली का मतलब क्या होता है? उल्टा चलते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो वेवलेंथ घटी, वेवलेंथ बढ़ी तो फ्रीक्वेंसी घटी। डन। अब मुझे पता है ये इन्वर्सली हटाने के मुझे कांस्टेंट देना पड़ेगा। जब भी हम इन्वर्सली और डायरेक्टली का ये साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट देना पड़ता है ना। यहाँ जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा c, which is our first formula of this chapter. c is the speed of light. c is the speed of light. And c की वैल्यू कांस्टेंट है तो इट मस्ट हैव एनी वैल्यू। उसकी वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्यों मीटर पर सेकेंड? स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड c इज द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड इन वैक्यूम में कितनी, मतलब अगर कोई गैस पार्टिकल नहीं है तब लाइट कितनी तेजी से मूव कर रही है, तो उस स्पीड को c से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है, कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डन। ये फॉर्मूला याद रखना, न्यू इक्वल टू c/λ। चलो यहाँ तक बात तो क्लियर हो गई, अच्छी बात है। अब कहोगे मैम मतलब ये थोड़ा सा समझ में अगर नहीं आया तो एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो सपोज करो मैंने एक बहुत एनर्जेटिक बच्चे को बोला कि 100 मीटर की रेस करनी है, और एक बहुत थके हुए बच्चे को बोला, बहुत कम एनर्जी वाले बच्चे को बोला तुम्हें भी 100 मीटर की रेस करनी है। दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है, पर दोनों में एक में एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एक में एनर्जी बहुत कम है। जिसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है वो बहुत सारे चक्कर लगा लेगा, उसको डिस्टेंस छोटा लगेगा, कहेगा अरे मैम मैं तो आसानी से कर लूँगा, वो बहुत सारे चक्कर लगाएगा। जिसको एनर्जी कम है, जिसके पास, वो ऑलरेडी थका हुआ है, वो तो एक चक्कर ही मुश्किल से लगाएगा, उसको तो वो रास्ता ही लंबा लगेगा। कहने का मतलब मेरा ये है, जो एनर्जी ज़्यादा होता है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है, वो जल्दी काम करता है। जल्दी काम करेगा तो उसे रास्ता छोटा लगेगा, लेंथ छोटी लगेगी। जिसमें एनर्जी कम होती है वो धीरे काम करेगा, फ्रीक्वेंसी उसकी कम हो। फ्रीक्वेंसी मतलब कितने धीरे काम करेगा, तो उसे काम बड़ा लगेगा, लेंथ बड़ी लगेगी। उसी तरह फ्रीक्वेंसी और लैम्डा हमेशा, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, उल्टा चलते हैं। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, तेज वेव बन रही है तो वेव की लेंथ कम हो जाएगी। धीरे वेव बन रही है, लंबी वेव बन रही है तो वेव की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, पहली चीज़, वेवलेंथ EM रेडिएशन को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए मूव करने के लिए। इन वैक्यूम मतलब वो एयर जहाँ ना ही हो वहाँ भी मूव कर लेता है। मैं बोल रही हूँ एयर के पार्टिकल्स डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं इसलिए आगे जाती है। साउंड वेव को मीडियम चाहिए होता है, पर साउंड वेव, वाटर वेव मीडियम चाहिए होता है, पर लाइट को, EM रेडिएशन को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है। लाइट, EM रेडिएशन और लाइट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। समझ में आ गया? ये यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, तो क्योंकि तभी तो लिखा है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर लेते हैं, मतलब इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए। तो EM रेडिएशन को कोई मीडियम नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आप ये देख सकते हैं, मैं आपको ये EM स्पेक्ट्रम का पूरा ये बोर्ड दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। EM स्पेक्ट्रम का पूरा बोर्ड, EM स्पेक्ट्रम के बोर्ड में आप ध्यान से देखेंगे, ऊपर फ्रीक्वेंसी लिखी है, नीचे वेवलेंथ लिखी हुई है। ठीक है, आप देखेंगे कि एक छोटा सा रेंज बना हुआ है 10⁻⁻16 से लेके 10⁻⁻16 से लेके और 10⁻⁻14 के जो छोटा सा रेंज बना हुआ है वो नीचे के खुल गया है। ठीक है, वो रेंज किस चीज़ का बना हुआ है? विजिबल रेंज का। मतलब हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हमेशा उल्टा चलते हैं।
तो जब 10 रेज़ टू पावर 15 होगा, जब 10 रेज़ टू पावर 15 होगा, 10 रेज़ टू पावर 15 में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी में हमें विजिबल रेंज दिखाएगा, हमें वो लाइट दिखाई देगी जो हमारी आंखों को दिखती है। इससे आगे मतलब 10 रेज़ 16 में इसमें हमारी आई से ऊपर रेंज हो गई एक्सरे। कहते नहीं है जब कोई एक्सरे का कभी आप लोग में से किसी करवाया होगा तो कहते नहीं है एक्सरे जब भी होता है कहते नहीं आंखें लाइक मोस्टली बंद करने को कहते हैं। क्यों? एक्सरे, गामा रे, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उनकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। पेनिट्रेटिंग एबिलिटी कहने का मतलब हमारी बॉडी में एक्सरे लाइट जब भी पास होती है पूरी बॉडी का ब्यौरा निकाल के आपको दे देती है। कहते नहीं चेस्ट में दर्द या कहीं हड्डी टूट गई है एक्सरे करवा लो, कुछ भी करो, अल्ट्रासाउंड करवा लो। अल्ट्रासाउंड अल्ट्रावायलेट रेस से बनी है, अल्ट्रासाउंड से सारी अंदर की बॉडी के पार्ट्स आ जाते हैं। मतलब अल्ट्रासाउंड से जो लाइट निकल रही है उसकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। पेनिट्रेटिंग एबिलिटी मतलब अंदर घुसने की एबिलिटी, और अंदर घुसता कौन है? जो जिसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो याद रखना कि फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा तो वो पेनिट्रेटिंग एबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पेनिट्रेटिंग एबिलिटी ज़्यादा होगी मतलब तभी तो एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट रे, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं ना, अल्ट्रासाउंड करके बॉडी के अंदर का सब कुछ आ जाता है। मतलब लाइट अंदर तक गई, पेनिट्रेट कर गई, और पेनिट्रेट क्यों करी? उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो पेनिट्रेटिंग एबिलिटी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम तो पेनिट्रेटिंग एबिलिटी कम। रेडियो, जब हम रेडियो चलाते हैं तो हमें बहुत ट्यून करना पड़ता है कि अब सिग्नल पकड़ेगा, अब सिग्नल पकड़ेगा, अब सिग्नल पकड़ेगा। मतलब वेव्स तो पहुंच रही है पर एनर्जेटिक नहीं है। एनर्जेटिक क्यों नहीं है? बिकॉज फ्रीक्वेंसी नहीं है, उसकी फ्रीक्वेंसी है पर बहुत कम है। तो रेडियो वेव को इसलिए ट्यून करना पड़ता है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी ज़्यादा, वो अंदर घुस जाती है। एटम के अंदर, एटम का अगर न्यूक्लियस तक के पता बताना है ना तो ये वाली रेज एक्सरे, गामा रे घुस जाएगी। बट जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है और वेवलेंथ ज़्यादा होती है उनमें पेनिट्रेट करने की बिल्कुल एबिलिटी नहीं होती है। माइक्रोवेव हमारे अंदर घुसी है क्या आज तक? नहीं। रेडियो वेव हमारे अंदर जाती है क्या? नहीं। ठीक है, तो याद रखना ये बात है। ठीक है, अब पेनिट्रेटिंग एबिलिटी वाला याद, मैंने आपको बताया कि पेनिट्रेटिंग एबिलिटी का जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी ज़्यादा, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी कम। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा होंगी, फ्रीक्वेंसी कम तो नंबर ऑफ वेव्स कम होंगी। ठीक है, याद रखना अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा है तो मतलब वो पेनिट्रेशन अच्छे से करेगा। इतना अच्छा पेनिट्रेशन क्या हमें एटम दिखाई देता है क्या विजिबल रे से? नहीं दिखाई देता। पर अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, पेनिट्रेटिंग एबिलिटी ज़्यादा है तो एक्सरे, गामा रे की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग एबिलिटी है। पेनिट्रेट कर जाएगा, घुस जाएगा सबके अंदर। मतलब एटम के अंदर तो घुसेगा, न्यूक्लियस के अंदर भी चला जाएगा। इतनी बेस्ट लाइट होती है गामा रे। गामा रे की पेनिट्रेटिंग एबिलिटी, घुसने की एबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि एटम के अंदर तो घुसेगा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, वे उसके न्यूक्लियस के अंदर भी घुस जाएगा। क्यों पेनिट्रेटिंग एबिलिटी ज़्यादा है? क्योंकि नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा है। नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा है तो कहने का मतलब क्या ज़्यादा है? फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमारा कौन सा टॉपिक खत्म होता है? यहाँ पे हमारा वेव टॉपिक खत्म होता है ईएम रेडिएशन का। ठीक है, वेव टॉपिक खत्म होता है ईएम रेडिएशन का। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था वो याद रखना, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। न्यू इज फ्रीक्वेंसी, सी इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इसका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, लाइट की स्पीड जब वैक्यूम में हो तो इससे क्या मतलब? ईएम रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल, एंड लैम्डा इज वेव लेंथ। ठीक है, अब हम आगे का टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा पार्टिकल नेचर ऑफ ईएम रेडिएशन। डुअल बिहेवियर है ना, दो बिहेवियर, तो वेव नेचर तो पढ़ लिया, अब दूसरा बिहेवियर उसका क्या है? पार्टिकल नेचर ऑफ ईएम रेडिएशन। ठीक है, चलिए, तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले थे वो क्या था हमारा? पार्टिकल नेचर ऑफ ईएम रेडिएशन। हमने अब तक वेव नेचर पढ़ लिया था, अब हम पढ़ने वाले हैं पार्टिकल नेचर। इसको मैं रब कर देती हूँ आपका। वी आर डन विद द वेव नेचर, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द पार्टिकल नेचर ऑफ द ईएम रेडिएशन। ठीक है, पार्टिकल नेचर ऑफ द ईएम रेडिएशन। पार्टिकल नेचर, अब क्वेश्चन ये आया कि वेव नेचर से काम चल नहीं रहा था क्या जो पार्टिकल नेचर पढ़ना पड़ा? हाँ, नहीं चल रहा था। वेव नेचर कुड नॉट एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी इफेक्ट एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये इफेक्ट क्या होता है मैं बताऊंगी। वेव नेचर क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया?
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाया और ब्लैक बॉडी इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए हमें पार्टिकल नेचर पे ध्यान देना पड़ा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं हम पार्टिकल नेचर की। ब्लैक बॉडी क्या होता है? ब्लैक बॉडी, चलो इसको, ये ब्लैक भी है, इससे हम समझते हैं। ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है विच इज अ परफेक्ट अब्जॉर्बर एंड परफेक्ट इमिटर ऑफ लाइट। ब्लैक बॉडी is perfect absorber and perfect emitter of light, ठीक है, राइटिंग में मत जाना। ब्लैक बॉडी परफेक्ट इमिटर। अब जैसे देखो, सपोज करो ये एक ब्लैक बॉडी है, ये एक ब्लैक बॉडी है, एक होल। सपोज इसमें मैंने लाइट मारी, यहाँ से मैंने लाइट मारी, तो मैंने देखा जितना लाइट मैं यहाँ मारूंगी उतनी लाइट बाहर भी आ जाएगी, मतलब मैंने जितना इसने अब्जॉर्ब किया उतना इमिट कर दिया पूरा। तो ये ऐसे टाइप के बॉडी ब्लैक बॉडी कहलाते हैं। व्हाट इज ब्लैक बॉडी? अ ब्लैक बॉडी इज अ आइडियल बॉडी, इट इज एन आइडियल बॉडी विच इज अ परफेक्ट अब्जॉर्बर एंड परफेक्ट इमिटर ऑफ लाइट। इसको ब्लैक बॉडी समझो, मैंने जितनी लाइट यहाँ से डालूंगी, जितना ये अब्जॉर्ब करेगा उतनी पूरी इमिट कर देगा, उतनी पूरी ये बाहर निकाल देगा ना। तो मतलब परफेक्ट अब्जॉर्ब भी किया, पूरा अब्जॉर्ब कर लिया और पूरा इमिट कर दिया। तो ऐसी आइडियल बॉडी, ये जस्ट एग्जांपल था, ऐसी आइडियल बॉडी जो होती है उसे ब्लैक बॉडी कहते हैं। ब्लैक बॉडी आइडियल बॉडी है, बहुत आइडियल होती है, ऐसी कोई परफेक्ट अब्जॉर्बर इमिटर नहीं होता। बस एक कार्बन होता है जो इसके पास तक पहुंच पाया। कार्बन ब्लैक होता है ना, कार्बन ब्लैक। जो कार्बन ब्लैक होता है, काला वाला कोयला, वो थोड़ा सा इसके पास तक पहुंच पाया, पर वो भी परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं बन पाया है। चलो अब हम देखते हैं टेम्परेचर और वेवलेंथ का क्या रेट है। टेम्परेचर, T फॉर टेम्परेचर, और वेवलेंथ का क्या रिलेशन है। बहुत बेस्ट एग्जांपल है। कभी देखा होगा कि सपोज कोई लोहे का बर्तन है, हम उसे गर्म कर रहे हैं, लोहे का बर्तन कोई गर्म कर रहे हैं। आपने देखा होगा एक वो होता है, क्या नाम है, चाबी, अगर उसके पास जाओगे, आयरन स्मिथ, लोहार, तो आप देखो जब भी वो चाबी या कोई भी चीज़ आग में वो कर रहा होता है, तो पहले तो चाबी रेड हॉट हो जाती है। कितनी रेड हॉट हो गई है, रेड हॉट हो जाती है। फिर जब मैं और टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो वो वाइट कलर की हो जाएगी, फिर मैं और टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो वो ब्लू कलर में आ जाती है। हमने ये भी देखा है कि फ्लेम में सबसे हॉटेस्ट पार्ट कौन सा होता है। फ्लेम जो होती है ना, कैंडल वाली फ्लेम, छोटी क्लास में पढ़ा, सबसे हॉटेस्ट, सबसे गर्म पार्ट कौन सा होता है? एकदम जो लॉ के पास होता है, ब्लू कलर का सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। तो कह सकते हैं कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी, पहले तो वो रेड कलर का हो जाएगा, वेवलेंथ बढ़ जाएगी। याद है कैसे वेवलेंथ बढ़ जाएगी? याद है विबग्योर क्या बोलता है? आर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, और वी वॉयलेट ब्लू की वेवलेंथ कम, वेवलेंथ इसकी कम, आर की वेवलेंथ ज्यादा। आर इज रेड, वॉयलेट इंडिगो, ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड। रेड कलर की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। वेवलेंथ बहुत ज्यादा कहने का मतलब है दूर से दिख जाता है रेड कलर, तभी तो ट्रैफिक लाइट रेड कलर की बनाई गई है। सोचो, ट्रैफिक लाइट का कलर, स्टॉप का कलर रेड ही क्यों चुना, ब्लू क्यों नहीं चुन लिया? बिकॉज रेड कलर का वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। वेवलेंथ कहने का वो दूर से सटीक दिख जाती है। अगर सपोज करो ब्लू लगा दिया गया होता, आसमान में ब्लू, सब कुछ फैला इतने एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, दूर से रेड कलर दिख जाते हैं, इंसान को दूर से दिख जाता है कि मुझे स्टॉप होना है, एक्सीडेंट्स नहीं होते। अगर उसकी जगह कोई और कलर होता जिसकी वेवलेंथ कम होती, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती, तो इंसान तो फटाक से वहां पहुंच जाता, फिर एक्सीडेंट्स नहीं हो जाते। तो रेड कलर की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। तो पहले जब हम किसी लोहे को जलाते हैं, पहले वो रेड हॉट होता है, तो पहले मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो पहले वो सबसे पीक पॉइंट पे पहुंच गई, अपने पीक पॉइंट। यहाँ पे उसका कलर, यहाँ पे उस रेड कलर आएगा, वो मैक्सिमम वेवलेंथ हो गई है रेड कलर। फिर मैं जब और टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो मैं देखूंगी रेड कलर से वो थोड़ी धीरे धीरे व्हाइट में हो रहा है, फिर धीरे धीरे ब्लू कलर में हो जाएगा। मतलब जब व्हाइट से ब्लू कलर की तरफ जा रहा है तो पहले वेवलेंथ ज्यादा थी रेड में, रेड से ब्लू की तरफ जा रहा है तो वेवलेंथ धीरे धीरे कम हो रही है, तो वेवलेंथ धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक है, तो इसलिए ये जो ग्राफ होता है टेम्परेचर लैम्डा का, पहले टेम्परेचर बढ़ाने पे वो एकदम रेड हॉट हो जाता है। रेड हॉट वो समय होता है जब वो थोड़ा सॉफ्ट होना स्टार्ट होता है। जब और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो व्हाइट कलर का हो जाता है। फिर जब मैं और टेम्परेचर बढ़ाऊंगी उस लोहे का तो वो ब्लू कलर में टर्न होता है। उस ब्लू कलर में उसे मोल्डिंग करते हैं, शेप देते हैं। तो याद रखना है कि जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पहले अपने जो फ्लेम होती है वो अपनी मैक्सिमम वेवलेंथ रेड कलर तक जाती है, जो भी लोहा हम जला रहे हैं, एटम जो है। फिर जब हम एटम को और जलाते हैं वो व्हाइट कलर लेती है, वेवलेंथ धीरे धीरे कम हो रहा है। फिर मैं और जलाती हूँ तो वेवलेंथ कम हो जाता है, वो किसकी तरफ चली जाती है? ब्लू की तरफ। ब्लू की वेवलेंथ तो कम है ना, इसलिए ये ग्राफ याद रखना। टेम्परेचर पीक पॉइंट तक रेड से गई, फिर नीचे नीचे कम हो गई, वेवलेंथ कम होती जा रही है।
क्लियर है? तो ये हमारा ब्लैक बॉडी था। ब्लैक बॉडी क्या था? ब्लैक बॉडी इफेक्ट इज दैट कि व्हेन ब्लैक बॉडी इज अ परफेक्ट अब्जॉर्बर एंड परफेक्ट इमिटर ऑफ लाइट। जितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट तुम डालोगे उतनी पूरी बाहर आ जाएगी, कुछ भी वो अपने पास नहीं रखेगा। हमारा एटमॉस्फेयर भी ब्लैक बॉडी नहीं है। जब सनलाइट डालती है कुछ वो रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देता है, कुछ अब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ ही इमिट करता है। तो ब्लैक बॉडी नहीं हुई ना, ब्लैक बॉडी परफेक्ट इमिटर और परफेक्ट अब्जॉर्बर है, कुछ अपने पास नहीं रखता, जितना दिया उतना पूरा इमिट कर दिया। समझ में आया? चाहे कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट दो, चाहे कितनी वेवलेंथ की लाइट दो, जितनी अब्जॉर्ब करी उतनी पूरी इमिट कर दी। दिस इज अ ब्लैक बॉडी, दिस इज आइडियल बॉडी। ऐसी कोई बॉडी ही नहीं है उसके पास तक अगर कोई पहुंच पाया है, कोई उसके प्रिसाइज हो पाया, प्रिसाइज एक्यूरेट तक पहुंच, एक्यूरेट तरफ पहुंचने की कोशिश की, एक्यूरेट हो नहीं पाया है, वो है कार्बन ब्लैक। ठीक है, कार्बन ब्लैक इज बात, ब्लैक कलर का जो कार्बन होता है उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, क्लियर, टॉपिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है जिसमें हम बात करते हैं क्या नाम है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाम से पहले हम जोड़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब लाइट से आने वाला इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इससे पहले एक बात आपको शायद मिस हो गई मुझसे कि जब भी लाइट्स, ब्लैक बॉडी कहता है, तुम्हें ब्लैक बॉडी कहता है, तुम ये सब छोड़ो, एक बात याद रखना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ब्लैक बॉडी से कंप्लीट कर लेते हैं। ब्लैक बॉडी की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। आपने देखा होगा जब भी हम किसी बर्तन को गर्म करते हैं, जलाते हैं, उसके थोड़ा दूर तक हमें एक हीट फील होती है। जितना हम दूर जाते हैं हीट कम हो जाती है। और हीट ऐसे मतलब ऐसे नहीं पूरे हाथ में इक्वली फील हो रही है, कहीं ज़्यादा किसी कम हो रही है। तो मतलब कहने का मतलब है लाइट से, जो लाइट है वो कंटिन्यूस वेव की तरह नहीं है, लाइट क्वांटाइज्ड है। ये वर्ड आपके लिए नया है, याद, लाइट इज इन फॉर्म ऑफ क्वांटाइज्ड। ये हमें बताएंगे मैक्स प्लैंक। ये बातें कौन कर रहा है? मैक्स प्लैंक ये बातें कर रहे हैं। लाइट इज नॉट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस क्या होता है? आपने देखा है दो सीढ़ियाँ होती है, एक स्लैंटिंग वाली सीढ़ियाँ होती है, एक नॉर्मल स्टेयर केस होती है। स्टेयर केस पे हम कहीं भी तो खड़े हो नहीं सकते, कम क्या कोने पे खड़े हो सकते हैं? नहीं, पर स्लैंटिंग वाली उस पर हम कहीं भी खड़े हो सकते हैं। तो मैक्स प्लैंक का कहना है कि लाइट ईएम रेडिएशन इज नॉट कंटिन्यूस। इट इज नॉट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस नहीं है, इट इज इन क्वांटाइज्ड फॉर्म। क्वांटाइज कहने का मतलब उसकी आर्बिटरी वैल्यू होती है। आर्बिटरी वैल्यू बहुत वर्ड हो गया, मतलब इरेगुलर होती है, कंटिन्यूस वेव की तरह नहीं निकल रही होती है, पैकेट्स के फॉर्म में निकल रही है। पैकेट्स होते हैं ना, पैकेट्स, पार्टिकल के पैकेट्स के फॉर्म में निकल रही है। ये बात कौन बोल रहा है? मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक कहते हैं लाइट इज नॉट कॉन्टिन्यूस लाइक अ वेव, इट इज इन क्वांटाइज्ड फॉर्म। क्वांटाइज्ड फॉर्म कहने का मतलब है उसकी आर्बिटरी वैल्यू है, कंटिन्यूस वैल्यू नहीं है, पैकेट्स के फॉर्म में निकल रही है। समझ में आ गया? क्वांटाइज्ड फॉर्म, ये बात याद रखना। आर्बिटरी वैल्यू पैकेट्स की फॉर्म में निकल रही है, तो उसके कहने का मतलब है कि हर लाइट में से पैकेट निकलते हैं, पार्टिकल्स के। हर लाइट जो है वो पार्टिकल की फॉर्म में निकल रही होती है, वेव की फॉर्म में कॉन्टिन्यूस नहीं निकल रही होती, क्वांटाइज्ड फॉर्म। आर्बिटरी, आर्बिटरी कहने का मतलब है पैकेट्स की फॉर्म में निकली है, अनइक्वल, कभी ज़्यादा पैकेट कभी कम पैकेट। तो उसने कहा सारे ईएम रेडिएशन से जो पैकेट्स निकलते हैं, पार्टिकल के पैकेट्स निकलते हैं, ईएम रेडिएशन अब वेव नहीं रही है, कंटिन्यूस नहीं रही है, अब क्वांटाइज्ड हो गई। क्वांटाइज मतलब आर्बिटरी, डिफरेंट वैल्यू है, कंटिन्यूस वेव की तरह नहीं है, पैकेट्स के फॉर्म में अब लाइट निकल रही है। तो उसने कहा जितनी ईएम रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा, ये सब जितनी भी सारी अल्ट्रा ईएम रेडिएशन है, उनसे जो पैकेट्स निकलते हैं, उनसे जो लाइट के पैकेट्स निकल रहे हैं बाहर, उन पैकेट्स का नाम उसने दिया क्वांटा। क्या नाम दिया? क्वांटा। और जो विजिबल लाइट हमें दिखाई देती है, जैसे सन लाइट हो गई, हमारे घर की लाइट हो गई, इस विजिबल लाइट से जो पैकेट्स निकलते हैं, जो पार्टिकल निकल रहे हैं, उसका नाम उसने दिया फोटोन। फोटोन। अब कहोगे मैम ऐसे कैसे याद रहेगा? फोटोसिंथेसिस पढ़ा है ना, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है खाना, जिससे प्लांट खाना बनाता है। तोड़ो इसका नाम को, फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट से, सिंथेसिस मतलब टू मेक। लाइट की हेल्प से जो खाना बनता है उसे बनते हैं, मतलब फोटो मतलब फोटोन से मिल रहा है, लाइट से जो पैकेट्स निकलते हैं, पार्टिकल के पैकेट्स, उन्हें फोटोन या फोटो कहते हैं। और बाकी सब ईएम रेडिएशन, रेडियो वेव, गामा वेव, एक्सरे, इन सब से जो पैकेट्स निकलते हैं उनका नाम क्वांटा होता है। क्लियर? लाइट, विजिबल लाइट से जो पैकेट्स निकल रहे हैं पार्टिकल के, उसका नाम क्या होता है? फोटोन या फोटो। जो बाकी सब ईएम रेडिएशन से निकल रहे हैं उसका नाम क्या होता है? क्वांटा। तो मैक्स प्लैंक ने कहा
हर पैकेट की अपनी खुद की एनर्जी होती है, हर पैकेट की अपनी खुद की एनर्जी होती है, और वो एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। वो एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। बताया भी था, जो ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, जो पैकेट्स ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे वो ज़्यादा जल्दी 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 निकलते रहेंगे ना, मतलब जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गए। जो ज़्यादा एनर्जेटिक होगा वो जल्दी जल्दी चक्कर मार लेगा, ज़्यादा एनर्जेटिक है तो जल्दी जल्दी रेस कर लेगा, तो बहुत फ्रीक्वेंट हो गई। कितनी ये बहुत फ्रीक्वेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंट मतलब बहुत बार। जो ज़्यादा एनर्जेटिक होगा वो काम बहुत फ्रीक्वेंट करेगा, बहुत जल्दी 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 करेगा, मतलब एनर्जी ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्टली मतलब दोनों साथ बढ़ेंगे और साथ घटेंगे। ये बात कौन कर रहा है? मैक्स प्लैंक ये बातें कर रहे हैं, ठीक है। ब्लैक बॉडी के नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़े, एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। किसी पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा है तो जल्दी जल्दी निकलेंगे, जल्दी जल्दी निकलेंगे तो फ्रीक्वेंट ज़्यादा हो गए, तो एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए दोनों। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो कोई कांस्टेंट देना पड़ेगा। कांस्टेंट यहाँ पे आता है एच, ये एच वर्ड याद रखना, ये एच वर्ड, दिस एच वेरी इंपॉर्टेंट। जिसने ये थ्योरी दी थी उसी के नाम का कांस्टेंट है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट। E equal to h nu. E is energy, h is Planck's constant, nu is frequency. E is energy, h is Planck's constant, nu is frequency. And what is the value of h? H is 6.625 into 10 raised to power minus 234 जूल सेकेंड। ठीक है, जूल सेकेंड क्यों बोल रही हूँ मैं? जूल सेकेंड क्यों बोल रही हूँ मैं? जूल पर सेकेंड होगा, जूल पर सेकेंड। एनर्जी है ना, जूल सेकेंड, ठीक है। तो याद रखना ऐसा क्यों करा? बिकॉज दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू, प्लैंक्स की कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये कौन सा नेचर दिखा रहा है? E इक्वल टू एच न्यू दिखा रहा है, पार्टिकल नेचर। इसने क्या बोला? हर लाइट में से लाइट जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में है। क्वांटाइज कहने का मतलब वो कंटिन्यूस नहीं निकल रही है वेव की तरह, वो आर्बिटेरी मतलब पार्टिकल्स के फॉर्म में निकल रही है। और उन पार्टिकल्स का नाम क्या दिया? बाकी सब EM रेडिएशन, जितनी भी EM रेडिएशन है सारी की सारी, UV, एक्सरे, गामा, रेडियो वेव, इन सब के पैकेट्स का नाम दिया है क्वांटा। पर जो विजिबल रेंज है, फोटोसिंथेसिस से याद रखना, फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट से होने वाली सिंथेसिस, और लाइट से निकलने वाले पैकेट्स को क्या बोलते हैं हम? पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं हम? फोटोन। हर फोटोन की जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। हर एनर्जी जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कहने का मतलब है साथ बढ़ेंगे साथ घटेंगे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कांस्टेंट हटाने के लिए हमने एच न्यू लगा दिया, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू रखी यहाँ पे, ठीक है। चलो आज मैंने आपको ये पूरा ब्लैक बॉडी तक हमने पढ़ लिया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने के बाद हमारा डुअल बिहेवियर ऑफ EM रेडिएशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो नील बोर के बारे में आएगा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, और एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बाद नील बोर आएगा, ठीक है। तो ये आप ब्लैक बॉडी समझ में आ गया होगा। एंड डोंट टेक टेंशन अबाउट नोट्स, इन टॉपिक के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलके, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इन टॉपिक के नोट्स, फर्स्ट चैप्टर के नोट्स भी और सेकंड चैप्टर के भी नोट्स भी मिल जाएंगे। आपको बाकी कोई भी और डाउट हो, कोई और भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।